वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2022 में। इंडियन सोसाइटी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 5वां लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम जनवरी महीने के इंडियन सोसाइटी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है कि हमारे पास इस प्रीलिम्स 2022 के लिए कुछ कोर्सेज हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले इसमें एक प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की बात हो रही है जिसका नाम तेजस है। इसमें आपको 250 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर्स, इसमें आपके करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों इंक्लूडेड हैं। काफ़ी सारे टेस्ट, फुल लेंथ और सेक्शनल, और वीकेंड डाउट सेशंस वगैरह सब कुछ हैं इसमें आपको फ्री सीसैट के क्लासेस और उनके टेस्ट सीरीज भी मिलती है। बट स्टिल अगर आप केवल टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करना चाहते हो, आपको वीडियो लेक्चर्स नहीं चाहिए, आपका रिवीजन ऑलरेडी चल रहा है अच्छा, तो आप उसके लिए लास्ट माई लीप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपके 19 सेक्शनल टेस्ट हैं, 5 करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं, 15 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 4 सीसैट के टेस्ट हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आप dpp.onlyis.in पे ज्वाइन कर सकते हो। एट द सेम टाइम एक सीसैट के लिए प्रोग्राम है जो कि ऐसे स्टूडेंट्स को केटर करता है जिनका सीसैट वीक है। तो सीसैट एक्सपर्ट प्रोग्राम आपके सभी सीसैट के टॉपिक्स को कवर करता है वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में, और छोटे छोटे हैंडआउट्स भी हर लेक्चर के बाद आपको मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, और लास्ट में कुछ फुल लेंथ टेस्ट हैं इसमें। इसके अलावा अगर आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे प्रारंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको एक फुल फाउंडेशन बैच के तरीके से सारी रिक्वायरमेंट्स यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से फुलफिल की जाती है। इसमें वीडियो लेक्चर्स भी हैं, स्टडी मटेरियल्स भी हैं, टेस्ट सीरीज भी हैं, मेंटोरशिप भी है, इंटरव्यू गाइडेंस भी है, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप video.onlyis.in पे विजिट करो। याद रखना कि तेजस प्रोग्राम के लिए भी आपको video.onlyis.in पर ही विजिट करना है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इन सभी बैचेस से रिलेटेड तो आप हमें सिंपली इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, या फिर info@onlyis.com पे हमें मेल ड्रॉप भी कर सकते हो। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। टू अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2021। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक सेल है, इनोवेशन सेल, उन्होंने एक डेटाबेस रिलीज किया है जिसमें रैंकिंग दी गई है इनोवेशन के पर्पज से। इसे नाम दिया गया है अरिया। अरिया का फुल फॉर्म होगा अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। यहां पे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को उनके द्वारा किए गए इनोवेशन के बेसिस पे रैंक किया गया है। ये इनिशिएटिव किसका है, ये जरूरी जानकारी है। ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, जो आपको जरूर से याद रखना है, और इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है AICTE के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ इनोवेशन सेल के द्वारा। मिनिस्ट्री का जो इनोवेशन सेल है, ये कोई मिनिस्ट्री नहीं है, रदर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये इनोवेशन सेल है, हम उसकी बात कर रहे हैं। AICTE का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ऑब्जेक्टिव यही है कि भारत में जो भी इंपॉर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हायर एजुकेशन के या यूनिवर्सिटीज हैं, उन्हें रैंक किया जाए कि वो इनोवेशन को कितना ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। रैंकिंग देते वक्त कई सारे पैरामीटर्स को संज्ञान में लिया जाता है, जैसे कि बजट या फंडिंग सपोर्ट किस इंस्टीट्यूशन का कैसा है, उनके पास इंफ्रा या फैसिलिटीज कैसी हैं, क्या वो इनोवेशन को लेकर लोगों को अवेयर कर रहे हैं या उसे प्रमोट कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को लेकर उनका क्या रोल रहा है, क्या वो नए नए और इनोवेटिव लर्निंग मेथड्स ऑप्ट कर रहे हैं या कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर उनका क्या रवैया है, क्या नए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को उनके द्वारा जनरेट किया जा रहा है या उसे कमर्शलाइज किया जा रहा है, और गवर्नेंस कैसा है इंस्टीट्यूशन का, क्या उसमें कोई इनोवेशन है क्या। इसके बेसिस पे जो भी हायर इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, टेक्निकल कैटेगरी में और नॉन टेक्निकल कैटेगरी में। टेक्निकल कैटेगरी में टॉप 3 पर कौन रहे? IIT मद्रास, ये तीसरा साल है जब टॉप पर रहा है। उसके बाद रैंकिंग रही IIT बॉम्बे और देन IIT दिल्ली की। नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी में जाएंगे तो नंबर 1 पे रहा है इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, देन IIM कोझिकोड या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो ये सारी बातें इस रैंकिंग के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पढ़े भारत कैंपेन के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 100 डेज रीडिंग कैंपेन लॉन्च किया है। ये 1 जनवरी से 10 अप्रैल तक चलेगा। फर्दर इसके जरिए लर्निंग लेवल को इंप्रूव करने की कोशिश की जाएगी, क्रिएटिविटी के माध्यम से, क्रिटिकल थिंकिंग के माध्यम से, ताकि बच्चों की वोकेबलरी भी इनहेंस हो और वो खुद को अच्छे से एक्सप्रेस कर सके, वर्बली भी और राइटिंग में भी। उन्हें एक रियल लाइफ सिचुएशन में इस तरीके से रखा जाएगा कि वो उनके लिए कंफर्टेबल हो जाए। जो कैंपेन है उसमें बाल वाटिका से लेकर ग्रेड 8 यानी कि 8वीं कक्षा तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा। पार्टिसिपेंट सभी स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं,
बच्चे तो ऑब्वियसली रहेंगे, टीचर्स, पेरेंट्स, कम्युनिटी मेंबर्स, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर सभी इसका पार्ट होंगे। 1 एक्टिविटी पर वीक पर ग्रुप, ऐसा प्रावधान किया जाएगा। बच्चों के लिए एक ऐसा इंजॉयबल सिचुएशन क्रिएट करेंगे जहां पर वो आसानी से मजे में यानी कि इंजॉयमेंट के साथ पढ़ सकें, पढ़ने में उन्हें मजा आए। इस तरीके की क्रिएटिविटी जनरेट की जाएगी। जैसे यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जो जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था तो वहां हुआ करता था। मेरे स्कूल में जो मेरे टीचर होते थे वो क्या करते थे कि गर्ल्स एंड बॉयज का ग्रुप तैयार कर देते थे, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ बॉयज या फिर इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स हों, और उसके बाद एक रीडिंग कॉम्पिटिशन होता था। कोई भी एक बुक उठा ली जाती थी, साइंस की, इंग्लिश की, हिंदी की या फिर संस्कृत की। उसके बाद बॉयज के ग्रुप को कहा जाता था कि वो पढ़ें। बॉयज के ग्रुप में एक बच्चा, एक स्टूडेंट खड़ा होकर उस किताब को पढ़ता था। अगर उसने किसी भी लाइन पे मिसस्पेल किया या गलती की तो उसे बिठा दिया जाएगा, फिर अगला लड़का पढ़ेगा। ऐसे ही करके सभी लड़के बारी बारी से उस किताब को पढ़ेंगे और गलती करने पे बिठा दिए जाएंगे। उसके बाद उनकी लाइंस, जितनी लाइंस उन्होंने पढ़ी हैं उन्हें काउंट कर लिया जाएगा। सपोज करिए सारे बॉयज ने मिलकर 100 लाइंस को पढ़ा है। अब नंबर गर्ल्स का आएगा, उनके ग्रुप में सभी लोग बारी बारी से इसी किताब को आगे या उसी जो पढ़ लिया गया है उसके आगे की चीजों को पढ़ेंगे और उनके जो पढ़ी हुई लाइन्स है उन्हें काउंट किया जाएगा। जिसने ज्यादा लाइन्स को पढ़ा है उन्हें विनर डिक्लेयर किया जाएगा। तो इसमें जो स्टूडेंट्स होते थे वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते थे, बहुत एंथुसियास्टिक होते थे कि उनका ग्रुप जीतता है कि हारता है। लोग बड़ी मेहनत से पढ़ते थे, पूरी कोशिश करते थे कि वो मिसस्पेल ना करें या गलतियां ना करें। इस प्रकार की एक्टिविटीज से डेफिनेटली जो भी बच्चे थे जो अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पाते थे उनमें इंप्रूवमेंट हुआ। तो ऐसे इनोवेटिव एक्टिविटीज का इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। इंडियन लैंग्वेजेस पर भी फोकस किया जा सकता है। मदर टंग में भी वो अच्छी तरीके से पढ़ सकें, उसे भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है। सिग्निफिकेंस ये है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो कैंपेन है उसी के तहत जो भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, मदर टंग हैं, उनमें बच्चे अच्छी तरीके से किताबों को पढ़ सके, उसके लिए ये कोशिश की जा रही है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के बारे में है। 5 साल हो चुके इस स्कीम को आए हुए। न्यूज में ये निकल के आया कि इस स्कीम में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स अभी भी किए जा सकते हैं। अच्छी बात है, हर स्कीम में इंप्रूवमेंट का स्कोप होता है और होना चाहिए। बात करते हैं मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम के बारे में या फिर प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के बारे में। एग्जैक्टली ये है कि काइंड ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013 के प्रावधानों को फॉलो करके ही तैयार किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसे इंप्लीमेंट करता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब राज्य सरकारों को भी अपना हिस्सा देना पड़ता है। उद्देश्य ये है कि जो भी महिलाएं मैटरनिटी की सिचुएशन में जाती हैं, वो अगर कोई काम कर रही हैं तो फिर वो काम नहीं कर पाएंगी तो उनका वेज लॉस होता है। सारा कंपनसेशन तो नहीं दिया जा सकता, थोड़ा बहुत कर दिया जाए। फर्दर उन्हें थोड़ा बहुत असिस्टेंस मिल जाएगा फाइनेंशियल, तो उनकी डिलीवरी सेफ हो सकती है, उन्हें अच्छा न्यूट्रिशन मिल सकता है और फीडिंग प्रैक्टिस बेहतर हो सकती है। फर्दर अवेयर किया जाता है कि बच्चों को ब्रेस्ट फीड किया जाए, चूंकि इनिशियल 6 मंथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है ये बच्चे के लिए। जो भी प्रेग्नेंट वुमेन या लैक्टेटिंग मदर्स हैं, लैक्टेटिंग मदर्स मतलब वो मदर्स जो अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, उनको उनकी प्रेगनेंसी के जो भी ये प्रावधान है वो 1 जनवरी 2017 के कैप के साथ लगाया गया। तो जो भी उसके बाद प्रेग्नेंट वुमेन है वो इसके एम्बिट में आ जाएंगी। फर्स्ट लाइव बर्थ के लिए 3 इंस्टॉलमेंट में ये पेमेंट दी जाएगी। प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स ऐसी महिलाएं जो या तो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के साथ या किसी पीएसयू में, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, तो उन्हें एक्सक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, बेनिफिट में ये है कि इस स्कीम के तहत प्रेग्नेंट वुमेन या लैक्टेटिंग मदर्स को 5,000 रुपये 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं। कुछ प्री कंडीशंस भी हैं, जैसे कि उन्हें प्रेगनेंसी का अर्ली रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तब उन्हें उनका पहला इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। एंटीनेटल चेकअप करवाएंगे तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। बच्चे के रजिस्ट्रेशन को, बच्चे के बर्थ को रजिस्टर करवा देंगे तो थर्ड इंस्टॉलमेंट भी मिल जाएगा। फर्दर देखिए, इसके अतिरिक्त, इस 5,000 के अतिरिक्त जननी सुरक्षा योजना के तहत 1,000 रुपये का और बेनिफिट दिया जाता है। तो यूजुअली महिलाओं को 6,000 रुपये तक का लाभ मिल जाता है। इसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत ही उसी के अंडर में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। 3.0 या 3.0 के बारे में है। हाल ही में यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है एक नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में आप इसे नीट बोल सकते हैं। फर्दर इसी के साथ AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने प्रिस्क्राइब की हैं कुछ टेक्निकल बुक्स को रीजनल लैंग्वेजेस में। देखिए, टेक्निकल बुक्स जो इंजीनियरिंग वगैरह में काम आती हैं वो बेसिकली इंग्लिश में ही होती हैं, लेकिन धीमे धीमे इन्हें रीजनल लैंग्वेजेस में भी लाने का काम किया जा रहा है। ये है क्या एग्जैक्टली? नीट एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जहां पे गवर्नमेंट
और एजुकेशन टेक्नोलॉजी में काम करने वाली कंपनीज आती हैं। देखिए कई सारी कंपनीज हैं जो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार करती हैं जहां से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एजुकेशन इंपार्ट की जा सकती है। गवर्नमेंट की ओर से इसका हिस्सा है AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, और कई सारी प्राइवेट एडुटेक कंपनीज इसमें जुड़ जाएंगी। ये इनिशिएटिव कुछ ऐसा होगा जिसके जरिए हम एजुकेशन के सेक्टर में टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस लेकर आएंगे। इससे यंगस्टर्स की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी और स्टूडेंट्स को इस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंस हो जाएगी। ये जो सॉल्यूशंस हैं इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा ताकि स्टूडेंट्स अपनी ईज के हिसाब से जो भी एजुकेशन है उसे अवेल कर सकें। AICTE ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत आती है, वो इस पूरे प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहे हैं। जो मिनिस्ट्री है वो ये भी इंश्योर करेगी कि जो भी सॉल्यूशंस यहाँ से तैयार किए जाएं वो सोसाइटी के सभी मेंबर्स के लिए फ्रीली अवेलेबल हों, बेसिकली इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स के लिए। नीट 3.0 ये एकमात्र ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म बन जाएगा जहां पर एडुटेक सॉल्यूशंस एंड कोर्सेज अवेलेबल होंगे देश में किसी भी स्टूडेंट के लिए। AICTE ने जो प्रेस्क्राइब की हैं टेक्निकल बुक्स रीजनल लैंग्वेज में, उन पर भी बात करते हैं। इंडिया की स्ट्रेंथ लाइज है, मतलब मिलेगी हमें डाइवर्स लैंग्वेजेस में, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है तो यहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो हमें इसे हार्नेस करना होगा, तभी हम एक इनोवेटिव सोसाइटी की ओर आगे बढ़ पाएंगे। इसी ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के उद्देश्य से, ताकि जो रीजनल लैंग्वेज में, अब जरूरी तो नहीं कि सबको इंग्लिश आती हो, इन दैट केस जो साइंटिफिक थिंकिंग है या रैशनल थिंकिंग है वो रीजनल लैंग्वेजेस में जो बुक्स हैं उनके थ्रू लोगों तक पहुंचाई जाए ताकि एक यंगस्टर एक ग्लोबल सिटीजन बन सके। दैट विल बी द ऑब्जेक्टिव। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पोसा एक्ट के पोस एक्ट के बारे में है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट ऑफ 2013। सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में एक गाइडलाइन या एक पिटीशन रखी गई है। पिटीशन में यह कहा गया है कि इस एक्ट में यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि जो भी महिला हैरेसमेंट का केस लेकर आती है उसकी डिटेल को एडवोकेट या कोई भी व्यक्ति मीडिया या जर्नलिस्ट के साथ शेयर नहीं करेगा, ताकि वो अपने केस को शांति के साथ लड़ सकें और जबरदस्ती एक हैरेसमेंट के मामले में पब्लिक डोमेन में उनकी इंफॉर्मेशन को शेयर ना किया जाए। हिस्ट्री की बात करते हैं। देखिए सेक्सुअल हरासमेंट जो वर्क प्लेस है उस पर एक बहुत बड़ी समस्या रही है इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में विशाखा वर्सेस एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस में विशाखा गाइडलाइंस जारी करी, जिसमें वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट को रोका जा सके इसके लिए क्या किया जाए प्रावधान किए गए। उसी को आधार बनाकर सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट 2013 आया। इसे सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट के नाम से भी पुकारा जाता है। कुछ प्रावधान किए गए, जैसे कि जो भी एम्प्लॉयर हैं अगर उनके पास 10 या उससे अधिक एम्प्लॉई हैं तो उन्हें एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी पड़ेगी। हैरेसमेंट के किसी भी केस में उनके पास सिविल कोर्ट जैसा अधिकार होगा एविडेंस गैदर करने का। अगर कंप्लाई नहीं किया गया प्रावधानों के साथ तो पनिश किया जाएगा, फाइन भी लगाया जाएगा। बार बार कंप्लाई नहीं करेंगे तो उनका लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया जाएगा, वो काम ही नहीं कर पाएंगे। कल सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स के बारे में है। यहां पर देखिए पहले शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। नाम है सहोदय। सहोदय का क्या मतलब होता है? सह प्लस उदय। इसका मतलब होता है एक साथ उदय होना या एक साथ आगे बढ़ना। अब आपको इसका मतलब भी समझ में आएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जिसे आप CBSE कहते हैं, उन्होंने भी हाल ही में 27th एडिशन अनाउंस किया है अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्सेस का। ये 17 और 18 इस जो महीने की तारीख है, आज 17 है कल 18 है, तो इसमें ये कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजित हो रहा है। जो सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स है, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसका मतलब वही है राइजिंग टुगेदर, जो बात अभी हम कर रहे थे। सहोदय जो कॉन्सेप्ट था इसे डेवलप किया गया CBSE के द्वारा 1986 में, ताकि जो अलग अलग CBSE के स्कूल्स हैं वो एजुकेशन को लेकर नए नए इनोवेटिव आइडियाज लेकर आ रहे थे। सपोज करिए कि ये स्कूल A है, इसने कोई इनोवेटिव आइडिया लिया है और ये बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, लेकिन वहीं पर ये स्कूल B है, CBSE का ही है, बट इनके पास कोई इनोवेटिव आइडिया नहीं है, ये ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो वो जो A है वो B को असिस्टेंस दे देंगे ताकि एक जिस तरीके से ग्रो कर रहा है वैसे ही B भी ग्रो कर सके। सो दैट वाज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सहोदय। सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स एक्चुअली में नेबरहुड में जो स्कूल्स हैं वो वॉलंटरली एक साथ आते हैं और जो उनकी इनोवेटिव प्रैक्टिसेस हैं वो किसी भी तरीके की हो सकती हैं। लाइक उन्होंने एक बहुत बढ़िया करिकुलम डिज़ाइन किया है, सिलेबस डिज़ाइन किया है, उनका इवेल्युएशन करने का मैकेनिज्म बहुत बढ़िया है, उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। तो वो जो भी आसपास के स्कूल्स हैं उनके साथ उसे शेयर करेंगे ताकि वो भी बढ़िया परफॉर्म कर सके।
सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल उन्नत भारत अभियान के बारे में है। यूजीसी ने गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है 75 वीक लॉन्ग कैंपेन है आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसके तहत कई तरीके के प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी के हिस्से के तौर पे अभी हाल ही में मास्टर्स ट्रेनर्स प्रोग्राम की ट्रेनिंग यानी ट्रेनिंग ऑफ मास्टर्स ट्रेनर्स प्रोग्राम अभी लॉन्च किया गया। ये कम्युनिटी बेस्ड पार्टिसिपेशन रिसर्च है जो उन्नत भारत अभियान 2.0 के तहत कंडक्ट करवाया जा रहा है। बात करते हैं कि उन्नत भारत अभियान है क्या। देखिए, फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है उन्नत भारत अभियान। 2014 में इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका मिशन ये था कि जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हायर एजुकेशन देते हैं, वो रूरल इंडिया यानी कि गांव के लोगों के साथ मिलकर जो डेवलपमेंट के चैलेंजेस हैं उन्हें आइडेंटिफाई करें, इवेल्युएट करें या फिर इजाद करें कुछ अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन, ताकि हम सस्टेनेबल ग्रोथ अवेल कर सकें। सो दैट वाज द ऑब्जेक्टिव। इसके कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स यहां पे बताए गए हैं। पहला तो ये कि जो फैकल्टी और स्टूडेंट्स हैं हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के, वो रूरल एरियाज के जो इश्यूज हैं डेवलपमेंट के, उन्हें आइडेंटिफाई करें और देखें कि उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। फर्दर, जो वर्तमान में एग्जिस्टिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज हैं उन्हें किस तरीके से कस्टमाइज किया जाए या फिर चेंज किया जाए, या कुछ नए इंप्लीमेंटेशन मेथड्स ऑप्ट किए जाएं, इनोवेटिव सॉल्यूशंस ऑप्ट किए जाएं, जिससे लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। तीसरा ये था कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कंट्रीब्यूट कर सकें जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं उनके स्मूथ इंप्लीमेंटेशन में। कौन कर रहा है कोऑर्डिनेट? जो नेशनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट है उन्नत भारत अभियान स्कीम के लिए या उन्नत भारत ये जो इनिशिएटिव है इसके लिए, वो है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली ही इसमें कोऑर्डिनेशन अपना दिखा रहा है। देखिए, इस संबंध में एक प्रश्न भी यूपीएससी ने पूछा था 2017 में। एकदम साधारण सा प्रश्न था कि उन्नत भारत अभियान का एम क्या है। अब इससे आपको ये आइडिया लग गया कि जो कई तरीके के इनिशिएटिव्स हैं या स्कीम्स हैं उनका एम पूछा जा सकता है आपसे। तो जब भी आपको एम बताया जाने लगे तो बेसिकली देखिए होता क्या है कि ये जो एम वाला पॉइंट होता है ना, बड़ा सब्जेक्टिव होता है या इसमें कुछ अच्छी अच्छी बातें की गई होती हैं, तो हम पढ़ते वक्त कम से कम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो उन्हें इग्नोर ही मार देते हैं। हमें लगता है ये आएगा भी तो मेंस में लिखना पड़ेगा, प्रीलिम्स में तो हम क्या ही ये एम ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के एनालिसिस से आपको ये समझ में आता है कि यूपीएससी आपसे क्या पूछ सकती है। अगर उन्होंने 2017 में उन्नत भारत अभियान का एम पूछा है तो वो इस बार किसी और इनिशिएटिव, किसी और स्कीम का एम आपसे पूछ सकते हैं। मतलब जब आप इन चीजों को पढ़ रहे हो तो उनके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स पर ध्यान दें। तो इसका सही जवाब था कनेक्टिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन विद लोकल कम्युनिटीज टू एड्रेस डेवलपमेंट चैलेंजेस थ्रू अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज। यही बात अभी हम कर भी रहे थे। सो बी इज द करेक्ट आंसर। उन्नत भारत अभियान 2.0 या 2.0 यानी कि इसका सेकंड फेज, ये यूबीए 1.0 का ही या 1.0 का ही अपग्रेडेड वर्जन है। जैसे कि उन्नत भारत अभियान 2014 में स्टार्ट किया गया था और ये जो है इसे स्टार्ट किया गया था 2018 में। इसका जो 2.0 है बेसिकली था क्या कि जो उन्नत भारत अभियान का 1.0 था यानी कि पहला फेज था, उसमें जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस थे वो इन्विटेशन मोड में आते थे। उनको इन्वाइट किया जाता था कि आप आइए और इसका हिस्सा बनिए। अब ऐसा नहीं है, अब चैलेंज मोड में उनको इन्वाइट किया जाता है या उनसे कहा जाता है कि अब सभी लोगों को आना है और दिखाना है कि कौन बेहतर कर सकता है। तो ये जो 2.0 था इसमें सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एक्सटेंड कर दिया गया, शामिल कर लिया गया। अब इनवाइट करके नहीं बुलाया जा रहा, कह दिया गया कि सभी लोग इसका हिस्सा हैं और अब आइए बताइए कि आप कितना और क्या बेहतर कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के बारे में है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 यानी कि एसएमए, जो कि इंटरफेथ मैरिज को कंट्री में गवर्न करता है, जहां पर दो अलग अलग धर्म के लोग आपस में विवाह कर सकते हैं। इसे अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है एंड दैट्स वाई ये न्यूज में आया। एसएमए एक लॉ है जो कि मैरिजेस के सोलेमनाइजेशन को अलाउ करता है। सोलेमनाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक जो विवाह है वो एक कॉन्ट्रैक्ट से भी हो सकता है, एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट से। जरूरी नहीं कि विवाह करने के लिए एक रिलीजियस प्रैक्टिस को ही फॉलो किया जाए। जैसे हर धर्म में कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं जिनके माध्यम से विवाह शादी होता है, लेकिन ये अलाउ करता है कि आप एक डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से भी विवाह कर सकते हैं। ये जो लेजिस्लेशन है इसी की वजह से या इसी के आधार पे जो इंटरकास्ट मैरिजेस या इंटर रिलीजियस मैरिजेस हैं उन्हें वैलिडेट और रजिस्टर किया जाता है। ये अलाउ करता है दो इंडिविजुअल्स को कि वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से आपस में विवाह कर सकते हैं।
जिसे आप आम बोलचाल की भाषा में कोर्ट मैरिज कहते हैं। कोई रिलीजियस फॉर्मेलिटीज नीडेड नहीं होती इस एक्ट के तहत। आप सिंपली जाइए और जो लीगल प्रोसीजर है उसे ऑप्ट करके विवाह कर लीजिए। एक्ट में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्धिस्ट ये सभी मैरिजेस शामिल हैं। ये जो एक्ट है वो केवल इंडियंस पे ही अप्लाई नहीं होता जो इंडिया में रह रहे हैं, बल्कि उन पे भी अप्लाई होता है जो कि इंडियन नेशनल हैं और किसी दूसरे देश में रह रहे हैं। जो SMA है वो प्रॉपर प्रोसीजर बताता है कि मैरिजेस को कैसे रजिस्टर किया जा सकता है। इसके तहत सपोज करिए कि दो इंडिविजुअल्स हैं A और B, एक लड़का एक लड़की, वो आपस में विवाह करना चाहते हैं, तो उन्हें जाना होगा मैरिज ऑफिसर के पास एक जिले के। इसमें एक प्री कंडीशन है कि जिस भी जिले के मैरिज ऑफिसर के पास विवाह के लिए जाया जा रहा है उनमें से एक पार्टी कम से कम उस जिले में कम से कम 30 दिन से जरूर रह रहे हों, मतलब 1 महीने से। तो अब वो जो कहते हैं ना पूरे जोश में कि भाग के शादी कर लेंगे, तो भाग के सिर्फ शादी नहीं हो पाएगी। अगर भाग के शादी करनी है तो उस पर भाग के 1 महीने रहने की व्यवस्था कर लीजिए, उसके बाद शादी होगी, ठीक है, क्योंकि 30 दिन का प्रोसीजर होता है। 30 दिन आपको उस जगह पे रहना होगा कम से कम एक इंडिविजुअल को, अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट के बाहर जा रहे हैं तो, और उसके बाद आप शादी कर सकते हैं। खुद के डिस्ट्रिक्ट में है तब कोई समस्या नहीं है, फिर तो आपका वहाँ पे घर ही है। देखिए जो ऐसी मैरिजेस होती हैं इसमें मैरिजेस को नोटिस बुक में नोट कर लिया जाता है और फिर उसे किसी एक ऐसी जगह पे ऑफिस में ही लगा दिया जाता है नोटिस को, जहां पे उसे सभी देख सकें। ये वहां पे 30 दिनों तक लगा रहेगा। इस नोटिस में जिन लोगों का विवाह हुआ है उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज, ऑक्यूपेशन, पेरेंट्स का नाम, डिटेल्स, एड्रेस, पिन कोड, आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, फोन नंबर सब रहता है। ये 30 दिनों का समय लिया जाता है ऑब्जेक्शन के लिए। अगर कोई व्यक्ति इस विवाह पे ऑब्जेक्शन करना चाहता है तो कर ले। अब ऑब्जेक्शन वो वाला नहीं माना जाता कि हमसे पूछे बिना क्यों शादी करी, ये वाला ऑब्जेक्शन नहीं माना जाएगा। ऐसे ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं कि सपोज करिए 2 लोगों में से किसी का विवाह पहले से ही हुआ है, वो डाइवोर्स नहीं है और उन्हें विवाह करने को अलाउड नहीं है, स्टिल उन्होंने बिना जानकारी के जाके विवाह कर लिया, तो जिससे उनका पहले विवाह हुआ है या शादी हुई है वो जाके ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं कि भाई ये एलिजिबल नहीं थे इस शादी के लिए, इन्होंने अनावश्यक ये शादी करी है। तो ऑब्जेक्शंस अगर नहीं किए जाते तो फिर 1 महीने के बाद वो जो विवाह है उसे सॉल्नाइज्ड मान लिया जाता है, मतलब उसे कंप्लीट मान लिया जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्शन आया तो मैरिज ऑफिसर अगेन देन इंक्वायरी करते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली महाराष्ट्र असेंबली ने एक बिल पास किया है वुमेन और चाइल्ड के अगेंस्ट क्रिमिनल एक्टिविटीज को रोकने के लिए, जिसे नाम दिया गया है शक्ति क्रिमिनल लॉ महाराष्ट्र अमेंडमेंट बिल 2020। इसमें डेथ पेनल्टीज की बात की गई है, एसिड, रेप और गैंग रेप जैसे क्राइम में इंडल्ज लोगों के लिए। इसके अलावा यहाँ पे कोशिश ये की गई है कि जो इन्वेस्टिगेशन है या ट्रायल है, जो आपके जो ऑफेंसेस को डिस्पोज करने की जो स्पीड है उसको कहीं ना कहीं इंप्रूव किया जाए, वहां पे जो टाइम लगता है उनको कम किया जाए। इस एक्ट में हमने रेप्लिकेट करने की कोशिश की है दिशा एक्ट जो आंध्र प्रदेश का है। उसके अलावा जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या आपके इंटरनेट डाटा प्रोवाइडर्स हैं, ये कंपनीज, इन्हें कहा गया है कि ये पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन में डाटा शेयर करें। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।